हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका संजीव सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। दोस्तों, हम अगली सीरीज में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इंटरमीडिएट का आज फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं जो है अधिकोषण तत्व। अधिकोषण तत्व का मतलब वही बैंकिंग से संबंधित। तो आज के वीडियो में कौन कौन से प्रश्न अधिकोषण तत्व में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के आने की दृष्टि से सबसे पहले तैयार करने के योग्य हैं, उनकी वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले की जो वीडियो है अकाउंट की, बिजनेस की, मैं पहले ही दे चुका हूं, और उन वीडियोस को अगर ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। ये तीसरे नंबर की वीडियोस है, क्योंकि अधिकोषण तत्व हर व्यक्ति नहीं लेता है, ये ऑप्शनल भी होता है। बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो इसकी जगह पे मैथ्स ले लेते हैं, तो मैथ्स जिनने लिया है उनको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बैंकिंग को सिलेक्ट करते हैं, और बहुत ही अच्छा विषय है। इसके बारे में जानकारी होना वैसे भी कॉमन है कि बैंकिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे समझने योग्य हैं। तो आज का जो वीडियो है, मैं इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, और आपके कैरियर में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। आपकी जो परसेंटेज है उसको ग्रो करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल दोस्तों चाहे कितने भी पढ़ लेना, कितने भी तैयार कर लेना, लेकिन परसेंटेज जो बनती है वो किससे बनती है? थ्योरी से भी बनती है। क्योंकि न्यूमेरिकल में 100% श्योरिटी नहीं है कि नहीं हमारा न्यूमेरिकल 100% सही हो ही जाएगा। जो स्टूडेंट बहुत अच्छे पढ़ने में है वो 100% ले भी आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में थ्योरी भी सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ हम जो बैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं इसमें टोटल थ्योरी है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बस इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर लाएं, इसके लिए एक वीडियो बनी हुई है। कॉमर्स क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख लीजिए। ये कुछ वीडियोस ऐसी हैं, पूरे वर्ष भर हम पढ़ाई करते रहते हैं, और लास्ट में हमें जब पेपर देना होता है, समझ लो कि वही हमारा सबसे बड़ा परीक्षा का समय होता है, और उसमें हमारे अंदर जितनी योग्यता है उसको हम दिखा करके ही मार्किंग लेते हैं। साल भर जितना भी पढ़ा है वो सब 3-3.25 घंटे में ही हमें प्रस्तुत करना होता है। तो उसमें आपकी हेल्प के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो दोस्तों बनी हुई है कि बोर्ड परीक्षा दे मतलब कैसे दें, ठीक है, उसकी तैयारी कैसे करें, और बोर्ड परीक्षा को कैसे करके इफेक्टिव बनाया जा सकता है जिससे परसेंटेज और अच्छी आए। दोस्तों, बिल्कुल चलते हैं अपने आज के कोर्स पर, और आज के वीडियो को हम देखते हैं। ये 12th के लिए है, ठीक है, अधिकोषण तत्व 12th, और ये यूपी बोर्ड के लिए बना हुआ है वीडियो। यूपी बोर्ड में उसी के सिलेबस के आधार पे है ये, और बाकी जो अदर बोर्ड हैं उनमें भी यही सारे टॉपिक होंगे, लेकिन यहाँ पर एक दो टॉपिक हो सकता है कि अदर बोर्ड से चेंज हो, तो इसलिए यहाँ पर यूपी बोर्ड मेन है, बाकी अदर बोर्ड में भी यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे आपके लिए। तो आइए समझते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। आपका जो पेपर आएगा दोस्तों 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन लॉन्ग वाले सॉल्व करने हैं जो 10-10 नंबर के होंगे। तो वो जो 10-10 नंबर के होंगे तो 4 40 के हो गए, उनके सबके अथवा में लगा हुआ एक प्रश्न होगा, ओके। और वहां पर 4 के डबल 8 आएंगे। मैंने अपने इंपॉर्टेंट में केवल 7 रखे हैं, आपको 4 करना है, चारों इसी में से मिलेंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके लिए 5-5 नंबर में 6 आएंगे, और जो 6 आएंगे यहाँ पर मैंने 15 क्वेश्चन दे दिए हैं, 6 के 6 ही सॉल्व करने हैं, कोई चॉइस नहीं है, इसलिए यहाँ थोड़े से क्वेश्चन कुछ ज्यादा कर दिए हैं जिससे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और इन्हीं में से जो 2-2 नंबर वाले हैं वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसके अलावा बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले बस आप इतना तैयार कर लीजिए, जो भी आपके कॉलेज में बताया हो, जो भी आपके सर ने जहां ट्यूशन पढ़ रहे हो वो बताया हो, उसके साथ में बस इसको और तैयार कर लो। फिर देखो कि आपकी जो कॉपी है वो कैसे दूसरे लोगों से अलग होती है, कैसे आपकी जो कॉपी है वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। तो दोस्तों समझते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंक किसे कहते हैं, ओके। हमने पहली चीज तो यही है कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। ये लिखा बैंक है, ये अंग्रेजी का शब्द है BANK के बैंक, इसको हिंदी में भी बैंक के लिख देते हैं। तो बैंक को हिंदी में दोस्तों अभी तक नहीं समझा होगा आपने, चलिए मैं बाद में बता दूंगा, चलिए मैं अभी बता देता हूं। बैंक को हम लोग अधिकोष कहते हैं, शुद्ध भाषा में, कॉमर्स की भाषा में अधिकोष कहते हैं, ओके। तो बैंक कैसे कहते हैं? बैंक को हिंदी में हम अधिकोष कहते हैं, और अधिकोष जो शब्द है, तभी तो इस पेपर का नाम अधिकोषण तत्व पड़ा है, क्योंकि इसमें टोटल बैंकिंग का ही पूरा अध्ययन है। ओके, तो बैंक वह संस्था है जहां पर हम अपना जो
अनयूज्ड धन है, जो अतिरिक्त रुपया है, वो जमा करते हैं और बैंक उस जमा पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्याज भी देती है और उस पैसे को उठा करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लोन के रूप में दे देती है, जिससे पूंजी का निर्माण होता है। ऐसी संस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों? बैंक कहते हैं। अब आपने समझ लिया कि बैंक क्या है। बैंक वह संस्था है जो जरूरतमंदों को रुपया उधार देती है और जिनके पास में अतिरिक्त धन है उसे जमा कर देती है। बस इसी काम के लिए साख निर्माण कहते हैं। बच्चे बहुत देर तक ये नहीं समझ पाते कि साख क्या चीज होती है। अरे साख का मतलब एक प्रकार से उधारी जैसा ही होता है, यानी जो हमारे आपके पास में थोड़ा थोड़ा रुपया है वो हमारे पास और तुम्हारे पास बेकार पड़ा है, अगर वो बैंक के पास में पहुंच जाए तो वो ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा और वो किसी उद्योगपति को किसी मतलब अच्छी जगह पर लगा दिया जाएगा, तो वहां से क्या होगा? और रिटर्न ज्यादा मिलेगा, अर्निंग ज्यादा मिलेगी। तो वो चीज क्या बन गई? पूंजी बन गई। ओके, अब आप अपना पैसा मांगने जाएंगे, बैंक तुरंत आपको आपका पैसा वापस कर देगी। यही तो बैंक की साख होती है, इसी को हम साख का निर्माण कहते हैं। ओके, अब बैंकों के प्रकार बताइए। देखिए, जब आप अधिकोषण तत्व पढ़ेंगे तो बैंकें कई प्रकार की हैं। देखिए कौन कौन सी बैंकें हैं? सहकारी बैंक हैं, विकास बैंकें हैं, ठीक है, और निजी बैंकें हैं, सरकारी बैंकें हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, अनुसूचित बैंकें हैं, गैर अनुसूचित बैंकें हैं। तो इस प्रकार से इनके प्रकार हैं जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा इसके बारे में, बहुत ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ हम सिर्फ बेस समझा रहे हैं इनके। अगर आपको आंसर कहीं ना मिले तो मैं एक अपने ऑफिस का नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास लिख करके भेज दीजिएगा। जो भी नोट्स आपको ज़रूरत होगी वो ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर समझते चलेंगे बैंकों के कार्य क्या, और नंबर मैं दे देता हूँ। नंबर है 9719811101। ओके, 97 198 3 बार 101, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। इससे आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास जब सेंड कर देंगे तो आपको हो सकता है 2-3 दिन रिप्लाई ना मिले, क्योंकि बहुत सारे नंबर इस पे आते चले जाते हैं जिनको ग्रुपों में फिर जोड़ना होता है और इन पर इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो सब PDF वगैरह या वीडियो के रूप में जब सेंड करने होते हैं तो कभी कभी टाइम भी लग जाता है। तो आप धैर्य रखेंगे। अगर इनके आंसर्स आपके पास में हैं तो चलो कोई बात नहीं है, और अगर इनके एकदम करेक्ट आंसर आपके पास में नहीं है, किसी क्वेश्चन को अगर ढूंढने में दिक्कत हो रही हो तो आप इससे संपर्क कर लीजिएगा। कॉल नहीं करेंगे, ओनली व्हाट्सएप करेंगे। बैंकों के कार्य, भाई बैंकों के तो प्रमुख तो 2 ही कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? वैसे तो बैंकों के 4 कार्य बताए गए, लेकिन यहाँ पर 2 कार्य प्रमुख होते हैं। एक तो जनता का पैसा जमा करना, दूसरा वो जमा किया हुआ पैसे को ऋण के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को देना। इसके साथ साथ में देखिए बैंकों के मतलब लॉकर की सुविधा बैंकों से मिलती है हमारे लिए। कहीं अमाउंट भेजना हो बैंकों के द्वारा ही हम भेजते हैं। क्रय विक्रय अगर कहीं करना हो, उसका कोई कार्य निपटाना हो, वो भी अब सब बैंकों से होने लगा है। अब तो विज्ञापन भी बैंकों के थ्रू होने लगा है। ओके, तो बैंक के कार्यों के लिए एक वीडियो बहुत अच्छा बना हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के कि बैंकों के कौन कौन से कार्य हैं। क्योंकि बैंकों के कार्यों से पहले बैंक को अलग करना पड़ेगा। RBI के कार्य थोड़े अलग हैं। RBI का मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलग हैं। स्टेट बैंक उसके एजेंट के रूप में कार्य करता है, और सहकारी बैंकों के कार्य सिर्फ और सिर्फ, सहकारी का मतलब होता है सहायता करने वाली बैंकें, तो उनके कार्य सहयोग की दृष्टि से हैं। ओके, तो खाते खोलना है विभिन्न प्रकार के, और सुविधा लाकर सुविधा देना है, चेक है, बिल है, ड्राफ्ट है, इनका भुगतान करना, अपने ग्राहकों के आदेश की पूर्ति करना, ठीक है, मनी का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर करना, अभिगोपन का कार्य करना। अभिगोपन कहते हैं उसके लिए, जैसे कोई अगर आप सिक्योरिटीज हैं या अंश ऋण पत्र हैं उनकी खरीदा बेची करते हो तो उसमें मतलब लेन देन में सहयोग करना, विदेशी मुद्रा को अपने देश की मुद्रा से कन्वर्ट करना, ठीक है, आयात निर्यात में सहयोग करना, ये सब बैंकों के क्या हैं? कार्य हैं। इनको आप समझ लीजिएगा। महत्व क्या है बैंकों का? दोस्तों किसी भी चीज का महत्व लिखने के लिए आए तो सारी अच्छाइयां उसमें लिख दीजिएगा, समझ लो महत्व लिख गए आपके। दूसरा क्वेश्चन है महाजन एवं देसी बैंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहीं साहूकार कहते हैं, कहीं महाजन कहते हैं, कहीं देसी बैंकर कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी संस्था को
जनता की सेवा के लिए खोल करके बैठते हैं और इनके लेन देन का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ओके, ये गिरवी रख के भी धन दे देते हैं और अगर आपसे संबंध अच्छे हैं तो बिना जमानत के भी ऋण दे देते हैं। ओके, तो इनको मतलब समझ गए होंगे आप कि महाजन और देसी बैंकर, बहुत सी जगह पे इनको बनिया के नाम से जाना जाता है, बहुत सी जगह पे इनको साहूकार के नाम से जाना जाता है और बहुत सी जगह पे चेट्टी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग जगह के आधार पर। इनकी कार्य प्रणाली कैसी होती है? इनकी कार्य प्रणाली तो मेन चीज यही होती है, धन जमा भी करते हैं और देते भी हैं। ओके, तो यानी मुद्रा में ये लेन देन करते हैं। इनके गुण दोष बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। गुण इनके ये होते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे ये रात के 12 बजे भी पैसे दे देंगे, दिन में भी दे देंगे, शाम को भी दे देंगे, जब जरूरत होगी तब ये दे देंगे क्योंकि आपके स्थानीय लोग ही होते हैं। ओके, और दोस्त क्या होते हैं? इनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा ऊँची होती है और इनके यहाँ पर जो गड़बड़ झाला भी होता रहता है और इनके यहाँ पर जो हिसाब किताब रखने की प्रणाली होती है वो बहुत अजीब होती है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार होती है। कानून का इन पर कोई विशेष शिकंजा नहीं होता है, तो ये इनके क्या हैं? दोस्त भी हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है औद्योगिक वित्त किसे कहते हैं? अरे उद्योग धंधों को चलाने के लिए जो धन की आवश्यकता पड़ती है, जो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके इकट्ठा किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक वित्त कहते हैं। ओके, वित्त माने दोस्तों धन से ही होता है। देखिए अब यहां पर समझना होगा फाइनेंस का मतलब यानी वित्त का मतलब होता है तो होता क्या है? वित्त का मतलब दोस्तों स्पष्ट रूप से ये होता है कि रुपए पैसे का काम रुपए पैसे से चलाया जाए, वो किसका है ये कोई पता नहीं है। ओके, तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? वित्त कहलाती है। जैसे एक मोटरसाइकिल आपको लेनी है, कहते नहीं फाइनेंस करा लेंगे भैया, किसी कंपनी में फाइनेंस करा लेंगे, तो कंपनी से वो पैसा तो मिल गया लेकिन कंपनी के पास में किसका पैसा है? यू डोंट नो, आई डोंट नो। यहां पर ये समझना होगा कि पैसा जो आया तो वो तो कंपनी के थ्रू तो आया लेकिन वो पैसा किसका था ये किसी को पता नहीं होता है। बस रुपए का काम रुपए से चल गया, तो यही चीज हमारी क्या कहलाती है? वित्त कहलाती है। हमारे पास नहीं है, किसी और से ले करके और अपना काम चला ले। औद्योगिक विकास हेतु कौन कौन सी बैंकें संस्थाएं ऋण देती हैं? यार बहुत सारी बैंकें हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। देखिए औद्योगिक विकास के लिए IDBI प्रमुख रूप से बनी थी। ओके, और इसके साथ साथ में तमाम जो बैंकें प्राइवेट खुली हुई हैं वो सारी बैंकें उद्योग धंधों के लिए ऋण खूब जम करके देती हैं। कई संस्थाएं ऐसी हैं जो इनको अलग से भी देती हैं। औद्योगिक विकास हेतु आप अपने सुझाव दीजिए भैया, उद्योग धंधों के विकास हेतु सुझाव हमारे आपके क्या हो सकते हैं? ये जरूर पूछेगा इस बार कि सुझाव आपके क्या है। तो भाई हमारे सुझाव हैं कि पर्याप्त धन हो, ठीक है, पूंजी में गतिशीलता हो, बिक्री बढ़ाने के साधन इनको अपनाना चाहिए, प्रोडक्शन अच्छी क्वालिटी का हो, जनता की सेवा हो, भविष्य की योजनाएं इनकी मजबूत हो। ओके, और इनमें जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएं उनको समय पर मतलब उनका वेतन इत्यादि ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी तो वो कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, पर जो इनकी जो कार्य प्रणाली है वो लोचदार होनी चाहिए। लोचदार का मतलब है ज़रूरत ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा और डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम। इस तरह से इनको कैसे अच्छे से चलाया जा सकता है, बस इसी के बारे में आपको अपने सुझाव देना है। अगला है SBI की स्थापना क्यों हुई? हम सब लोग जानते हैं कि SBI की स्थापना क्यों हुई, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में हुई थी। क्योंकि RBI सरकार का बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जनता से लेन देन नहीं करता है। ओके, तो उसको अपना कार्य करवाने के लिए एक ऐसे एजेंट की जरूरत थी कि जहां जहां उसकी शाखा नहीं है कोई और उसका कार्य करे, तो इसलिए स्टेट बैंक की स्थापना हुई। इसके बहुत सारे कारण हैं। ओके, वो जब हम आपको PDF या नोट्स देंगे या वीडियो देंगे उसमें बहुत क्लियर होगा। अगर एक बार भी अगर आपने सुन लिया या पढ़ लिया पूरा याद हो जाएगा, गारंटेड। ओके, तो यहां टाइम ज्यादा बर्बाद ना करेंगे और SBI के कार्य दो भागों में बांट लेना दोस्तों। एक तो RBI से संबंधित कार्य, ठीक है, यानी RBI के एजेंट के रूप में कार्य, और दूसरा व्यापारिक बैंक के रूप में कार्य। ठीक है, बाकी साहब वही कार्य हैं जो मतलब अदर बैंकों के हैं। बस एक कार्य ये सरकार के और जो भी लेन देन है उनको पूरा करने के और बड़े हुए हैं। SBI की सफलताएं बताइए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। ठीक है, RBI, अब देखिए SBI RBI दो में से एक तो 100% ही आना है और दोनों आपको तैयार करने, क्योंकि कभी कभी एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में पूछ लेता है। तो ये दोनों जो बैंकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए और इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, और कम से कम 3, 4, 5 पन्ने में लिख करके आइएगा अगर ये आ जाता है।
अगला है डाकघर की बैंकिंग संबंधी सेवाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। दोस्तों बीच में क्या था, डाक घरों का अस्तित्व थोड़ा कम हो गया था, लेकिन वर्तमान समय में फिर से अस्तित्व इनका बहुत अच्छा उठा है, क्योंकि इन्होंने बैंकिंग सेवा देना शुरू कर दी है। और जो हमारे पत्र थे, प्रलेख थे, डाक संबंधी सेवाएं थी, वो पहले भी थी और आज भी हैं, और अब व्यक्ति इनका खूब यूज भी कर रहा है। और डाक खाने पहले जैसे नहीं रहे, ये भी अब अपडेट हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है भारतीय मुद्रा बाजार से आप क्या समझते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आ गया, समझ लो। भारतीय मुद्रा बाजार दो शब्दों से मिलकर के बना है, भारतीय प्लस मुद्रा बाजार। भारतीय का मतलब है भारत देश की सीमाओं के अंदर अंदर, और मुद्रा बाजार का मतलब होता है कि जहां पर रुपए पैसे का लेन देन होता है। मुद्रा बाजार भी दो शब्दों से मिलकर बना है, मुद्रा प्लस बाजार। बाजार किसे कहते हैं, वह स्थान जहां पर किसी चीज का लेन देन होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। और चूंकि यहां पर मुद्रा शब्द लगा हुआ है, तो मुद्रा बाजार का मतलब वह स्थान जहां पर रुपए पैसे का लेन देन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार। और भारतीय मुद्रा बाजार के कार्य क्या हैं, इनको फंक्शन को बहुत अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर पैसा जमा भी किया जाता है, उधार दिया भी जाता है, ठीक है, और ग्राहकों को ढूंढा जाता है। जैसे फाइनेंस आपने देखा होगा, फाइनेंस करने वाले आपके पास जाते हैं, अरे भाई बाइक ले लीजिए, कार ले लीजिए, या एसी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, हम आपका फाइनेंस कर देते हैं। ये दुकान वाले बताना शुरू कर देते हैं। तो वो सब इसके क्या है, फंक्शंस हैं। मुद्रा बाजार के गुण दोष लिखते हुए सुधार हेतु उपाय बताइए। देखिए इसमें गुण भी हैं और दोष भी हैं। गुण इसके कौन कौन से हैं कि आपको पैसा कम है तो फाइनेंस के थ्रू मतलब पैसा मिल जाता है, ठीक है। कोई चीज़ खरीदनी होती है, खरीद सकते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर सकते हैं, जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं, जीवन स्तर में सुधार हो जाता है। ओके, तो ये सारे इसके क्या हैं, गुण हैं और दोष भी हैं। ब्याज दर बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, छल कपट इत्यादि होता रहता है, ठीक है। और मतलब इससे क्या होता है कि व्यक्ति तनाव में भी रहने लगता है, अरे भाई लोन ज़्यादा ले लोगे तो तनाव तो बनेगा ही। तो इस तरह से भारतीय मुद्रा बाजार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, देखिए दो बाजार हैं, एक पूंजी बाजार और एक मुद्रा बाजार। इन दो में से एक क्वेश्चन 100% आता है। ओके, भारतीय मुद्रा बाजार, और कभी कभी जो है इसके स्थान पर पूंजी बाजार से भी प्रश्न आ जाता है। इसका ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूंजी बाजार से। ओके, पूंजी बाजार में क्या होते हैं, इसमें अंश और ऋण पत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है। अब ये थे लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, मैंने 7 आपको बताए, सातों को तैयार कर लीजिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर मतलब ना फंसे 4 के चारों, तो फिर मुझसे कहीं, बल्कि 6 फंसेंगे दोस्तों इनमें से, क्योंकि 8 आते हैं, 6 प्रश्न इन्हीं में से होंगे। ओके, आपको तो 4 ही सॉल्व करना है, बस बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए कि मतलब जब आए तो आप अपना जो प्रदर्शन है कॉपी में बहुत अच्छा कर सकें, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला आपको नहीं जानता है। अगर आपकी कॉपी में अगर दम है तो समझ लीजिएगा कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं अन्य लोगों से ऊपर लेकर के रखेगा। ओके, अगला है, हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, अब शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे 1 पेज के आसपास में लिखने होते हैं, और ये हमारे जो आते हैं प्रश्न, ये 5 मार्क में एक आते हैं। तो 1 पन्ने से 1.5 पन्ने तक इनको रपटा दीजिए। टाइम मैनेजमेंट रखना है हमको, और कोई भी प्रश्न पेपर में छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, प्रश्न आ रहा हो या ना आ रहा हो, क्योंकि इनमें तो ऑप्शन था, इनमें ऑप्शन नहीं होता है। ओके, आ रहा हो आराम से लिखिए, और किसी प्रश्न के बारे में अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो उसे अंग्रेजी में लिखिए। ओके, क्योंकि छोड़ के आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि नंबर तो वैसे नहीं मिलने। अगर आप लिख करके आओगे तो हो सकता है कॉपी चेक करने वाला 1, 2, 3 नंबर आपको दे ही दे, और कहीं हुआ अच्छा व्यक्ति तो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते हैं, वो किसी को भी नहीं आ रहे होते हैं, और आप ये सोचते हो अरे ये तो हमें आ ही नहीं रहा। छोड़ना नहीं उस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपको अन्य लोगों से आगे निकलना है, और आगे निकलना है तो कुछ अलग से करना है। ओके, पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करना है, समझेंगे। अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित बैंक क्या है? अरे जो आरबीआई की जो सूची है, जिसको शामिल कर लिया जाए वो अनुसूचित बैंक हैं, और जिनको शामिल ना किया जाए वो कौन है? गैर अनुसूचित बैंक हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू या वीडियो के थ्रू बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगला है चेक किसे कहते हैं? ये कहीं कहीं चेक लिखा होता है, कहीं कहीं चेक लिखा होता है दोस्तों, ठीक है। तो देखो चेक क्या है, ये विनिमय साध्य एक विलेख है जो रुपए पैसे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। रुपए पैसे के आदान प्रदान के लिए इसका वर्तमान समय में खूब प्रयोग किया जा रहा है। ये बैंक पर लिखा जाता है, और बैंक क्या करती है, जिस व्यक्ति के नाम से चेक कटा हुआ है वो देखती है कि अकाउंट पे ही है या मतलब बियरर चेक अकाउंट पे ही, जिसके कोने पे अगर 2 रेखाएं खिंच गई
उस चेक का पेमेंट सीधे सीधे खाते में होगा। और अगर किसी भी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, कोने पर 2 रेखाएं नहीं, तो उसका पेमेंट हाथ में मिल जाएगा। अब चेक के अनादरण के क्या कारण हो सकते हैं? अनादरण कहते किसको, पहले तो ये समझना होगा। जब किसी चेक का भुगतान ना हो दोस्तों, तो उसे हम चेक का क्या कहते हैं? अनादरण कहते हैं। और चेक का अनादरण कब होता है? जब चेक में कोई गलती हो, डेट सही नहीं लिखी हुई हो, डेट 3 महीने से ज़्यादा पुरानी हो, ठीक है, व्यक्ति के नाम में कटिंग हो, अंकों में और शब्दों में धनराशि अलग अलग लिखी हुई हो, जिसने लिखा है उसके हस्ताक्षर ना मैच कर रहे हो, ठीक है, और मतलब सामने जो व्यक्ति पेमेंट लेने आया अगर वो संदिग्ध व्यक्ति है, ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण जो है चेक का भुगतान नहीं होता है। ओके, जब चेक का भुगतान नहीं होता है उसी को हम चेक का क्या कहते हैं? अनादरण कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, इंपॉर्टेंट है। साख पत्र किसे कहते हैं? साख पत्रों के नाम लिखो। अरे साख पत्र हम कहते हैं उन पत्रों के लिए, साख का मतलब दोस्तों उधारी से होता है, ऐसे समझिए, यानी मुद्रा का प्रयोग ना हो, लेन देन पूरा हो जाए, ठीक है। वो तो लेन देन के स्थान पर बिना मुद्रा के या मुद्रा के बदले में जो पत्र प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को दोस्तों हम साख पत्र कहते हैं। और इनमें कौन कौन शामिल है दोस्तों? देखो, चेक, बिल, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट, ये ऐसी 4-5 चीजें हैं जो हमारी खूब भारत देश में प्रयोग की जाती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं दोस्तों? साख पत्र कहते हैं। तो उम्मीद है इनके नाम आपको याद हो गए होंगे। क्या क्या है? चेक, बिल, ड्राफ्ट, हुंडी और प्रतिज्ञा पत्र, और 1-2 और यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये 5 तो मेन है, या 5 लिख दोगे पर्याप्त है, 5 ही नंबर में प्रश्न आ रहा है। क्षमा शोधन गृह बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्षमा शोधन गृह वह स्थान होता है जहां पर तमाम बैंकें अपने एक दूसरे से लेन देन के लिए सेटलमेंट करती हैं और ये स्पष्ट करती हैं कि भैया हमारा किस पर कितना बैलेंस है, कितना किसको देना है। उस स्थान को ही हम क्षमा शोधन गृह कहते हैं। अगर अभी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, हमारे पास में SBI का ATM है, हम गए PNB के ATM से पैसा निकाल रहा है, कभी निकाल रहा है IDBI के, कभी निकाल रहा है HDFC से, कभी निकाल रहा है कहीं पर, तो भैया हमारा खाता तो कौन सा खाली हो रहा है? स्टेट बैंक का, और उधर ATM खाली हो रहा है अदर बैंकों का। तो इसका मतलब है अदर बैंकों से SBI का क्या होना चाहिए? हिसाब किताब होना चाहिए कि भैया किसका किस पे कितना लेन देन है। तो वो जिस स्थान पर बैठ करके पूरा किया जाता है उसी को हम क्षमा शोधन गृह कहते हैं। ओके, लाभ इसके लिख देना, ठीक है। लेन देन को पूरा किया जाता है और हिसाब किताब स्पष्ट रखा जाता है, और इसमें एक दूसरे बैंक का जो भी लेन देन होता है उसे तुरंत निपटाया जाता है। बैंक तथा ग्राहक के बीच बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा 100%। बैंक और ग्राहक के बीच में संबंध पूछ रहा है भैया, 3 होते हैं। पहला होता है जो संबंध वो प्रमुख होता है, ऋणी और ऋणदाता का संबंध, धरोहरधारी धरोहरधर्ता का संबंध, और तीसरा प्रधान एवं एजेंट का संबंध। ओके, तो ये तीनों संबंध के बारे में आपको बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। अगला है देसी बैंकर व महाजन में अंतर लिखिएगा। ओके, तो देसी बैंकर वो होते हैं जो संस्था खोल करके बैठते हैं, जो इनका जो पैसा जमा भी करते हैं और देते भी हैं, और पूरा मतलब अपना एक सिस्टम से रिकॉर्ड भी रखते हैं। और महाजन में क्या होता है, जो अपना रुपए पैसे का लेन देन तो करते हैं, उसके साथ में कोई और बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो देसी बैंकर और महाजन में क्या है, मेन अंतर है। भूमि विकास बैंक कैसे कहते हैं? अरे जो कृषि के डेवलपमेंट के लिए, भूमि के डेवलपमेंट के लिए जो ऋण उधार देता है उसे हम भूमि विकास बैंक कहते हैं। ओके, तो भूमि विकास बैंक का सीधा उद्देश्य जो होता है वो भूमि को उपजाऊ बनाने से लेकर के और उस भूमि को डेवलप करने के लिए, यानी उस भूमि को निष्प्रयोज्य पड़ी है तब भी प्रयोग में लाने के लिए, ठीक है, कृषि यंत्रों के हेतु और उस पर मतलब उत्पादन करने हेतु तमाम तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं भूमि पर, उन सभी के लिए क्या करती है, ऋण देती है। ऐसी बैंक को हम भूमि विकास बैंक कहते हैं। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड भी कृषि के लिए जो है ऋण देने वाली संस्था है और इसके कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं नाबार्ड के। अच्छा, इन कार्यों को बहुत अच्छे से याद कर लेना। भारत में काम करने वाली सहकारी संस्थाओं के नाम लिखिएगा। इनमें भारत में कौन कौन सी सहकारी संस्थाएं हैं? पहली बात तो सहकारी संस्थाएं कहते हैं वे संस्थाएं जो सहायता करने के उद्देश्य से खोली गई हैं, उन्हें हम कौन सी सहकारी संस्थाएं कहते हैं। B2B और B2C
बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर क्या है, इस ये मिल जाएगा आपके लिए हर बुक में, हर जगह पर ये मिलेगा। ई बैंकिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रयोग किया जा रहा है ई बैंकिंग में, ठीक है। पेटीएम वगैरह हैं और फ़ोन पे हैं, गूगल पे हैं, दुनिया भर की हैं, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ही तो हो। बैंकिंग का मतलब होता है रुपए पैसे का लेन देन, ठीक है। और यहाँ पर इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या है कि जो लेन देन हो रहा है वो हमारे ई बैंकिंग में ही आता है। ई बैंकिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। इसके लाभ क्या हैं, इनके लाभ बहुत अच्छे से आप लिख देना, ठीक है, हर जगह पे मिल जाएंगे। और वैसे बता दूं ये इंपॉर्टेंट है, लाभ इसके कई हैं। समय की बचत होती है, धन का जो है तुरंत भुगतान हो जाता है, इसका एक प्रमाण भी रहता है। और जो क्रय विक्रय है वो तुरंत निपटाया जाता है, बिक्री बढ़ती है, बिक्री बढ़ने से सरकार को क्या होता है, टैक्स मिलता है अधिक से अधिक। तो ये सब इसके क्या है, लाभ ही तो है दोस्तों। बस आप पढ़ने को तैयार तो होइए, सब चीज़ समझ में आ जाएगी, कुछ भी कठिन नहीं है। ओके, आप ऐसे चैनल से जुड़ चुके हैं जहां पर कॉमर्स को बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया जाता है, और वो चैनल का नाम है कॉमर्स विद संजीव सर। जुड़े रहिएगा। यहां पर लिखा था राष्ट्रीयकृत बैंकों की समस्याएं व असफलताएं बताइए। जो राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, ठीक है, जो मतलब राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में और 1980 में हुआ था, तो उनमें जो बैंकें हैं उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और इनकी असफलता कौन। अरे भैया, समस्याएं यही हैं कि इनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है और इनके पास में पूंजी की अपर्याप्तता है। इनके बहुत सारे ऐसे खाते हैं जो एनपीए में पड़े हुए हैं, और इनका जो मतलब बिजनेस है वो मतलब सही से ग्रो नहीं कर पा रहा है। ये इनकी क्या है, समस्याएं हैं। असफलताओं के बारे में भी लिख दीजिएगा। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कौन कौन से दोष हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे बड़ा दोष है कि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। ओके, आप अगर बैंक में जाते हो तो कभी कभी बैंक में कभी कनेक्टिविटी नहीं है, कभी जो स्टाफ वहाँ काम कर रहा है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, कभी कानून इतना पढ़ा दिया जाता है कि व्यक्ति को ज़रूरत कुछ है और पता चले कि वो उसमें ऐसे पचड़े में पड़ जाता है कि उसको पूरा दिन निकल जाता है लेकिन उसका काम नहीं हो पाता। तो ये सब क्या है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली की क्या है, समस्याएं हैं, दोष हैं, इनमें कमियां हैं। इनके पास में पूंजी की भी पर्याप्त मात्रा नहीं है, कभी कभी तरलता का अभाव हो जाता है। तरलता का मतलब होता है कैश, ठीक है, कैश खत्म हो जाना। तो ये सब चीज़ें कैसे दूर की जा सकती हैं, इस पर आपको सुझाव भी देना है। कृषि साख हेतु तकावी व चिटफंड के बारे में बताइए। देखिए, तकावी ऋण और चिटफंड ये सब कृषि के सहयोग के लिए दिए जाते हैं। तकावी जो होता है एक प्रकार का फसली ऋण होता है, यानी जो एक निश्चित फसल के लिए दिया जाता है, जब वो फसल पूरी हो जाती है बेच करके और तुरंत किसान इससे जमा कर सकता है। आरटीजीएस और नेफ्ट, ठीक है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो वर्तमान समय में फंड ट्रांसफर करने के लिए, यानी रुपया पैसा ट्रांसफर करने के लिए आरटीजीएस और नेफ्ट इनका खूब प्रयोग किया जाता है। इसमें चेक के माध्यम से आप किसी भी खाते में कोई पैसा, बहुत ही कम खर्चा लगता है इन दोनों में है, ठीक है, उस खर्चे के आधार पर तुरंत सेम डे, घंटे 2 घंटे में ही मनी इधर से उधर हो जाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। निजीकरण कैसे कहते हैं, अरे जब कोई भी सरकारी संस्था जब वो किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दी जाती है, उसका मैनेजमेंट किसी निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। और वर्तमान समय में बैंकों का देख रहे हो कितना निजीकरण हो रहा है। जितनी बैंकें हैं, रेलवे है और तमाम सरकारी संस्थाएं हैं, उनका सब क्या होता है, प्राइवेटीकरण होता चला जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, निजीकरण। अब ये अच्छा है नहीं है ये तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कोई नेता नहीं है। हमारा मेन मकसद होता है दोस्तों पढ़ाना। अच्छा बुरा क्या है हमारे सारे स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन था कैसा आपको लगा, पूरी बैंकिंग को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए दोस्तों। जिसने बीओ में, बैंकिंग में, अकाउंट्स में, तीनों में अच्छे नंबर लिया है तो समझ लो जो ज़िंदगी है वो बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर यही कॉमर्स का सही से बेस है। अगर आपको ये नहीं आता कॉमर्स क्या है तो हमारी यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लीजिए और आप हमारा वीडियो ज़रा देखिए, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपसे पूछें कॉमर्स क्या कहोगे, इसमें खाता खोले जाते हैं, व्यापार है, लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, लाभ हानि होती है, ये सब चीज़ें बताओगे, लेकिन एग्जैक्ट कॉमर्स क्या है ये आप हमारे वीडियो से समझ पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे और ऊर्जा मिले, मैं और अच्छी सारी बनाऊं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहें। जुड़े रहें हमारे परिवार से और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, वो भी कॉमर्स विद संजीव सर पे मिलते हैं।